हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का ये 16वां लेक्चर है जो कि महान्यायवादी टॉपिक से संबंधित है। आज हम संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 के बारे में पढ़ेंगे जो कि महान्यायवादी टॉपिक से संबंधित है। तो देखते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की चर्चा संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 76 में है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें पद से हटा सकता है। और शपथ किसके समक्ष लेता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि इनका वेतन भत्ता भी, जिनको पारिश्रमिक बोलते हैं, वो भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। उपाधि इनकी क्या होती है? यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत में 3 विधि अधिकारी होते हैं संघ के। कौन कौन से? भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। तो ये तीनों में महान्यायवादी सर्वोच्च होता है। और आगे देखते हैं महान्यायवादी के वेतन भत्ता। अभी हमने देखा कि वेतन भत्ता, इन्हें तो वैसे कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता, इनको एक पारिश्रमिक मिलता है जिसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। अर्थात हम देख रहे हैं कि सर्वे सर्वा महान्यायवादी का राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी तो पद धारण करता है। और कौन कौन? राज्यपाल, संघ के मंत्री। तो ये 3 होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो कभी प्रश्न आ जाए महान्यायवादी की चर्चा संविधान में कहाँ है? तो अनुच्छेद 76 में। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। लगभग सारे निर्णय राष्ट्रपति ही करता है। आगे देखते हैं कि आखिर महान्यायवादी के कार्य क्या है। कार्य है कि यह भारत के विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। जैसे भारत सरकार को अपनी बात किसी न्यायालय में कहनी है तो वह महान्यायवादी के द्वारा करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का पक्ष रखता है। जैसे बहुत सारे विवाद होते हैं तो क्या भारत सरकार का कौन जाता है? जैसे कोई वाद आ गया, जैसे कोई कौर बनाम भारत संघ, तो ये भारत संघ के वाद में कौन जाता है? तो महान्यायवादी जाता है। यह कानूनी सलाह देता है। राष्ट्रपति को के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करता है। अर्थात राष्ट्रपति जो भी इसको कार्य सौंपेगा वो करेगा, कानूनी सलाह भी देगा और भारत सरकार का पक्ष राज्यों के जो विभिन्न न्यायालय हैं उनमें, ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का पक्ष रखेगा। तो ये इसके मुख्यतः कार्य हैं। और इसके विशेषाधिकार क्या है? महान्यायवादी के रूप में इसे कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए हैं। तो यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी यह सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, सदन में बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अर्थात यह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उनकी बैठकों में भाग लेगा, उनमें चर्चा करेगा, उनमें बोल सकता है। बस वो क्योंकि दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है तो मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की कंडीशन होती है कि मतदान वही व्यक्ति करेगा जो उस सदन का सदस्य हो। तो चूंकि महान्यायवादी तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मतदान नहीं करेगा, लेकिन दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये इसके विशेषाधिकार हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि जैसे कोई व्यक्ति महान्यायवादी है तो क्या सिर्फ केंद्र सरकार का महान्यायवादी होगा? वो और कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे कुछ कंडीशन के द्वारा कर सकता है। जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, अर्थात जो भारत सरकार का तो पक्ष रख रहा है लेकिन वो इंडिविजुअल रूप से, क्योंकि वो वकील है सबसे बड़ा, तो वह अन्य मामलों में भी केस लड़ सकता है। बस इतना ध्यान रखना है, लेकिन ये भारत सरकार के खिलाफ ना हो। अर्थात आप दूसरे के मामलों को सुनवाई कर सकता है। जैसे कोई अन्य कोई भी मामला हो किसी भी व्यक्ति का, वो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में जा सकता है उनका केस लड़ने के लिए। लेकिन वो ऐसा केस नहीं हो कि भारत सरकार में है और भारत सरकार के खिलाफ ही वह केस लड़ने गया हो। अर्थात वह भारत सरकार के खिलाफ न्यायालय में खड़ा नहीं हो सकता और ना ही किसी को कानूनी सलाह दे सकता है भारत सरकार के खिलाफ। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका आपको अर्थ समझ आया कि वो महान्यायवादी है। तो जैसे कई बार होता है ना कि आप जिस पद पे हो उसके अलावा कोई और कार्य नहीं कर सकते। जैसे सीएजी
और ये सब पद हैं। तो ये सब जिस पद पे हो, इसके बाद आपको किसी भी, कोई भी, चाहे केंद्र राज्य कहीं के भी सरकार, ये पद पे आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन वहाँ न्यायवादी चूंकि प्राइवेट व्यक्ति ही होता है तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, प्राइवेट का किसी अन्य के भी केस वो लड़ सकता है, बस वो भारत सरकार के खिलाफ ना हो, इसका ध्यान वो रखेगा। आगे देखते हैं। हम महान्यायवादी के बारे में इतनी बातें जान लिए। अभी चूंकि महेश अग्रवाल सर की पुस्तक में एक ही पेज में महान्यायवादी और सीएजी दोनों की चर्चा कर दी गई है, इसीलिए हमने दोनों नोट्स एक साथ मिला लिया है ताकि हम अभी आगे पढ़ें तो महान्यायवादी और सीएजी के बारे में एक साथ जान लें। अब ये सीएजी क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण पद है ये इसकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 148 में की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे कहा जाता है, इसे कैग भी कहा जाता है। कई बार कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट आई, हम देखते हैं। तो उसकी चर्चा संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में है, 148 में है। नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी योग्यता क्या है? इनकी योग्यता का निर्धारण संविधान में नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन लगाई गई हैं कि जैसे सीएजी एक्ट 1971 में आया था, जिसमें कहा गया कि 10 वर्ष तक लोक सेवक हो और लोक वित्त का जानकार हो। अर्थात वैसे तो सीएजी के लिए कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वर्ष 1971 में एक अधिनियम आया जिसमें कहा गया था कि कम से कम वो 10 वर्ष तक लोक सेवक हो, जैसे पब्लिक सर्वेंट हो, किसी पद का अधिकारी हो, और वो लोक वित्त का जानकार हो। सीएजी का कार्यकाल, फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि सीएजी का या कैग का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो ये 6 और 65 का रेशियो आप याद रखिएगा। जब ये 65 वर्ष के बाद रिटायर होता है या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिटायर होता है, तो यह किसी अन्य सरकारी या राज्य के किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं हो सकता है, कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। और सीएजी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र सीएजी किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। तो देखिए सर्वे सर्वा इनके भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, नियुक्ति भले राष्ट्रपति कर देता है, लेकिन सीएजी को अभी हम आगे देखेंगे उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। यहाँ पे एक नोट है कि भीमराव अम्बेडकर ने सीएजी के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सीएजी को सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जो कितना पैसा खर्चा करना है, कहाँ खर्चा करना है, कितना खर्च किए, कितना खर्च करना चाहिए था, कितनी फिजूल खर्ची हुई, इस सब का जो विवरण होता है ये सीएजी करता है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दी। तो कभी अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा सीएजी को किसने दी थी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी थी। इसमें अब जैसे हमने ऊपर देखा कि शपथ राष्ट्रपति दिला रहा है, नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, और त्यागपत्र भी सीएजी राष्ट्रपति को ही दे रहा है, तो क्या उसे हटा भी सकता है? तो नहीं, उसके प्रसाद पर्यंत वो पद धारण नहीं करेगा। सीएजी हटाने की वही प्रक्रिया है, वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। हमने देखा ना कि राष्ट्रपति हटाता है तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं ना कि उसके लिए महाभियोग चलता है, उसी तरीके से सीएजी को भी हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। बस वो महाभियोग लिखा नहीं है, महाभियोग तो सिर्फ एक बार लिखा है, एक व्यक्ति के लिए लिखा, वो भी है राष्ट्रपति। लेकिन हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति, उसी प्रकार जो सीएजी हटाया जाता है वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से वो हटाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएजी का पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समतुल्य है। और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता भी है वो भी कहीं ना कहीं 65 के आसपास दी गई है। निर्धारित नहीं है कि उसकी योग्यता कितनी है, लेकिन ये बात की गई है। तो उनका कार्यकाल तो सुप्रीम कोर्ट का निर्धारित नहीं है, लेकिन सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। आगे देखते हैं इनका वेतन।
सीएजी का वेतन कहाँ से मिलता है? पहली बात तो किसके बराबर होता है, क्योंकि हमने देखा कि जितनी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शक्तियाँ प्राप्त है लगभग उतनी ही तो वही वेतन मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलता है, किंतु वेतन इनका भारत की संचित निधि पर भारित होगा। इन पर सदन में चर्चा तो हो सकती है किंतु मतदान नहीं हो सकता है। अर्थात जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी जो वेतन भत्ते हैं उन पर तो चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता। उसी प्रकार से सीएजी जिसे हम कैग कहते हैं उसके वेतन भत्तों पर चर्चा हो सकती है संसद में लेकिन मतदान नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये पद संसद के अधीन नहीं है। यह एक संवैधानिक पद है और एक स्वतंत्र पद है। संसद या राज्यों की विधान सभाओं की देखरेख के लिए ही तो सीएजी बनाई गई है। अगर इसे ही संसद के अधीन कर देंगे तो ये स्वतंत्र रूप से कैसे कार्य करेगी। इसीलिए यह संसद के अधीन नहीं है कि संसद किसी भी दबाव में कि आपके वेतन कम कर देंगे, आपका ये कुछ कम कर देंगे। उसकी चर्चा भले हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता है कि अगर मत आपके फेवर में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विरोध में आया तो आपका वेतन कट जाएगा, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं कि कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं वह 51% से अधिक सरकार की शेयर वाली कंपनियां, ये सबका ऑडिटिंग करता है। अब ये ऑडिटिंग क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उन सबका ये आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। कितना आया और कितना व्यय हुआ, अर्थात कितना लगाया गया और कितना आया था। मान लीजिए 500 करोड़ आया तो लगा कितना, पूरा 500 लग गया क्या उससे ज़्यादा लगा अलग से लेके, या फिर उससे कम लगा, या लगना कितना चाहिए था और लगाया कितना गया। आगे देखते हैं सीएजी की रिपोर्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सीएजी आखिर रिपोर्ट अपने किसे देता है। तो सीएजी की रिपोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 151 में किया गया है, जो कि संघ के अनुच्छेदों में सबसे अंतिम अनुच्छेद है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद को देता है। ये क्रम याद रखिएगा। संसद लोक लेखा समिति को देती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसकी जांच के बाद लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जब लोक लेखा समिति जांच के बाद लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपता है लोक लेखा समिति, फिर लोक लेखा समिति पुनः संसद में प्रस्तुत कर देती है। इस पर चर्चा मतदान होकर इसको लागू कर दिया जाता है। आगे देखते हैं सीएजी को लोक लेखा समिति की आंख, इसे कई उपमा भी दिया गया, आंख, कान, दार्शनिक, गाइडर, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। यह सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सेवा में भाग नहीं लेगा। हमने पहले ही देखा था कि जिस प्रकार महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन सीएजी को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। हो सकता है कि इस तरीके से पद का दुरुपयोग भी किया जाए, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद या किसी भी तरीके से एक बार सीएजी होने के बाद वो किसी अन्य पद पर काबिज नहीं हो सकता, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। आगे देखते हैं यहाँ पे महेश वर्डवाल सर की जो एनसीईआरटी है उस पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं महान्यायवादी और नियंत्रक। यहाँ देखिए लिखा है भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। कौन? भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। ये मुख्य होते हैं, इनकी सहायता सलाह के लिए सब आते हैं। आगे देखते हैं भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। ये फैक्ट है फ्रेंड्स, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। आगे है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, जिसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि कानूनी विषयों पर सहायता और सलाह देने के लिए या फिर उसके पक्ष को रखने के लिए केंद्र सरकार के ही पक्ष को रखने के लिए ही तो महान्यायवादी को लाया गया है। तो कानूनी विषयों पर परामर्श भी वही देता है। आगे देखते हैं भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। यही है फ्रेंड, जब हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होते हैं। प्रश्न देखिए वही पेज से आए हैं,
जितने प्रश्न एनसीईआरटी की जो ये बुक है वो है, वही हैंड रिटन नोट से सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं। बस एक कई बार आप रिवाइज कर लें तो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ है, भारत का महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का, वही घूम घुमा के प्रश्न आगे पीछे करके पूछ रहे हैं कि किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का। अभी हमने देखा है कि भारत सरकार की सहायता सलाह और उसका पक्ष रखने के लिए ही तो महान्यायवादी लाया गया है। आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य अभी हम देखे हैं ना कि कौन कौन कार्य करता है। अभी देखिए वही नोट से सारे प्रश्न यहाँ पे कवर किए गए हैं। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय या में भारत सरकार की ओर से पेश होना, अर्थात भारत सरकार का पक्ष रखता है। दूसरा क्या है, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। हमने अनुच्छेद 143 में क्या देखा था जब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, तो 143 के तहत 143 के तहत हमने देखा था कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है किन्हीं भी विषयों पर। वो मानने के लिए बाध्य नहीं है कि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट दे वो राष्ट्रपति माने ही, लेकिन सलाह ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 143। तो उसमें यही प्रावधान है कि राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो राष्ट्रपति स्वयं नहीं जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के पास राष्ट्रपति जाके बैठे और कहे कि आप हमें इन इन विषयों पर सलाह दें। नहीं, राष्ट्रपति महान्यायवादी के द्वारा जाकर सलाह मांगता है, वो स्वयं नहीं जाता है। महान्यायवादी से इस बात पर चर्चा करते हैं कि इन इन विषयों पर आप सुप्रीम कोर्ट से सलाह लीजिए। वो अनुच्छेद 43 के तहत महान्यायवादी जाता है सलाह लेने। भले राष्ट्रपति सलाह लेता है लेकिन वो सीधा नहीं जाता है, क्योंकि ये कैसे लगेगा कि राष्ट्रपति गया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने। वही प्रथम विधि अधिकारी जो है उसी को इन कामों के लिए लगाया गया है, तो वो 143 के तहत जाता है। आगे देखते हैं, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई कर अधिकार। हमने भी देखा, तीनों हमने उसी नोट से देखा था कि भारत सरकार का पक्ष राज्य के किसी भी न्यायालय में रख सकता, किसी भी उच्चतम न्यायालय में राज्य का पक्ष, केंद्र सरकार का पक्ष राज्यों में रख सकता है। तो क्या हो गया कि ये उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के वादों में सामने आता है कि कोई भी वाद हो गया तो उच्चतम न्यायालय में अगर वो वाद जाता है तो भारत सरकार की ओर से केस लड़ता है। अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से तो राष्ट्रपति की ओर से सलाह लेने जाता है, और अगर कोई राज्यों से विवाद हो गया तो अब केंद्र सरकार का पक्ष रखने उस राज्य के हाई कोर्ट में जाता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा फ्रेंड्स, यही है। देखिए ऊपर के नोट्स को आप एक बार स्क्रॉल करके जरूर देखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न वहीं से कवर हुए हैं। हमने देखा था 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन कौन? राज्यपाल, संघ के मंत्री, महान्यायवादी। यही पूछा महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति। आगे, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, पूरी पुस्तक में जो कवर किया गया है वही उस नोट्स में है। तो एक बार जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो इन सब चीज़ों को खाली आपको रिवाइज करना होगा। आपकी 2 चीज़ें माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। हमने अभी देखा कि कार्यवाहियों में वो संसदीय समिति में भाग लेता है, बोल भी सकता है, क्योंकि वो सदस्य नहीं होता इसलिए वो वोट नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है सॉलिसिटर जनरल के बारे में बताया गया है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ। हमने देखा था 3 विधि अधिकारी हैं, उसमें सॉलिसिटर जनरल की बात भी हुई थी। तो जिसे भारत का महाधिवक्ता कहते हैं, तो वह अधीनस्थ इसके अधीन होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि भारत का महान्यायवादी एक हो गया, भारत का
महाधिवक्ता जिसे हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, और एक भारत के अपर महाधिवक्ता। इसी के अधीन एक और होता है जिसे अपर महाधिवक्ता कहते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश कौन थे या कौन है? तो के वेणुगोपाल वर्तमान में भी हैं। ये फैक्ट है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा जब भी एग्जाम हो तो देख लीजिएगा कौन भारत के महान्यायवादी हैं, कौन सीएजी हैं। अभी आगे देखेंगे। आगे, महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में चर्चा है तो संवैधानिक पद होगा ही। जबकि महाधिवक्ता का संवैधानिक पद ना होकर वैधानिक पद है। वैधानिक पद और संवैधानिक पद में अंतर आप लोग को समझ में आया? क्योंकि अनुच्छेद 76 में सीधा संविधान में महान्यायवादी की चर्चा है, तो 76 में, लेकिन इसकी सहायता सलाह के लिए एक कानूनी रूप से दो व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया है, जिसे महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कानूनी रूप से वो वैधानिक हैं, उनका संविधान में कोई चर्चा नहीं है, उसको बाद में जोड़ दिया गया है, लाया गया है, परंपरागत रूप से मान लिया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते। हमने अभी भी देखा कि जैसे महान्यायवादी प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकता है, लेकिन सीएजी चाहे केंद्र की कोई सरकारी हो चाहे राज्य की, वो किसी भी पद पर अपनी रिटायरमेंट के बाद या पद पे ही कभी वह कोई सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। सीएजी के बारे में यहाँ पे अच्छे से लिखा है। यहाँ पे है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। तो हम लोग नरहरि राव, VN राव भी पढ़ सकते हैं, VN राव। तो कभी आए कि प्रथम सीएजी कौन थे? तो VN राव। ये फैक्ट है। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। अब यहाँ पे देखिए, केंद्र की बात हुई थी, तो केंद्र को कानूनी विषय पर कौन सलाह देता है? यहाँ पे देखिए, केंद्र को कानूनी विषयों पर महान्यायवादी, राज्यों को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता। अब ये महाधिवक्ता जो बनाया जाता है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है तो महान्यायवादी केंद्र का होता है, उसी प्रकार राज्यों में भी महाधिवक्ता होते हैं कानूनी विषयों पर सहायता सलाह के लिए। तो कानून, राज्यों को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता सलाह देता है। भारत का महाधिवक्ता अलग होता है भारत सरकार का, और राज्यों का महाधिवक्ता अलग होता है। इसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ आया आप लोग को कि जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उन्हें एडवोकेट जनरल कहा जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा है भारत का महाधिवक्ता, उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, नाम लगभग आसपास के हैं लेकिन दोनों में अंतर है। तो राज्यों को कानूनी विषयों पर अगर सलाह देनी हो तो महाधिवक्ता होता है। संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित होता है? संसद में बहुत सारी समितियां हैं, उनकी समितियों में सीएजी बैठक में भाग लेता है। तो ऐसे बहुत सारी समितियों में सीएजी बैठक में भाग लेता है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा इसको, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान के द्वारा। ये संविधान के द्वारा क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। फ्रेंड्स, यही है कि जब हम एक बार पढ़े हैं तो देखिए हमें कैसे फटाफट चीज़ें याद हो जा रही हैं कि महान्यायवादी की चर्चा कहाँ है, महालेखा परीक्षक की चर्चा कहाँ है, इस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद में है तो संविधान का तो होगा ही। आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। हमने देखा था 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यही है फ्रेंड्स, आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा नोट्स को, ताकि वो कभी ना भूले। आगे है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का, अर्थात लोक लेखा समिति जिसकी जांच कर रही है वो तो नियंत्रक, और जो सीएजी की रिपोर्ट है उसी की तो जांच लोक लेखा समिति करती है। तो किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट को ही तो देखती है। आगे देखते हैं।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। किस विभाग में कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, कितना खर्च होना था और क्यों खर्च हुए, क्या उससे कोई काम हुआ, इन सब चीज़ों की जांच करना केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर यह कार्य किसका है? सीएजी का है। तो इसीलिए इसे अभिभावक कहा जाता है लोक निधि का। अब वो चाहे केंद्र की लोक निधि हो चाहे राज्यों की लोक निधि हो, सीएजी एक ही होता है, केंद्र और राज्य दोनों का। उनके कुछ भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ये केंद्र और राज्य दोनों की जांच करता है कि कितना व्यय हुआ और कितना प्रावधान था। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है फ्रेंड्स, केंद्र एवं राज्यों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? सीएजी। एक सीएजी है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ है नियंत्रक महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो संचित निधि पर। इसको हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही था कि इसके वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। आगे यहाँ इसके बारे में कुछ लिखा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षा से संबंधित अनुच्छेद। फ्रेंड्स अनुच्छेद याद रख लीजिए। जैसे महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद, एकमात्र अनुच्छेद कौन सा था? 76। वैसे ही सीएजी के लिए कुछ अनुच्छेद है, जैसे 148 में कहा गया है कि भारत का एक महालेखा परीक्षक होगा, अर्थात भारत का एक सीएजी होगा जिसे कैग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उसकी नियुक्ति और पदमुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 48 में कहा गया। एक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति और पदमुक्ति की चर्चा की गई है अनुच्छेद 48 में। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पदमुक्ति उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है। तो ये अनुच्छेद 48 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 149 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसके कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं। तो जैसे हम देखते हैं ना कि राज्यों की और केंद्रों के दोनों स्तरों पर जांच करता है। तो कार्य एवं शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 149 में की गई है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। अर्थात संघ और राज्यों की जो भी लेखा जोखा होता है उसमें जब राष्ट्रपति के पास वो आता है तो उसको सलाह देता है राष्ट्रपति को कि नहीं, इस तरीके से नहीं, खर्चे इस तरीके से किए गए हैं, जो भी सिस्टम होता है उसके तहत सलाह देता है राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 151 में अंकेक्षण करना, अर्थात अपना वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो जैसे वो सबसे पहले राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति फिर सीएजी को देता है, सीएजी फिर सबसे पहले राष्ट्रपति को देता है सीएजी, फिर सीएजी ले जाके उसे राष्ट्रपति को जब देता है तो राष्ट्रपति ले जाके उसे लोक लेखा समिति को देती है। लोक लेखा समिति जांच करके लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष जांच करके संसद को दे देता है। इस प्रक्रिया में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब यही इम्पॉर्टेंट है कि सीएजी का अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। रिटायरमेंट के बाद ये रिटायर ही हो जाते हैं पूरी तरीके से। इन्हें कोई भी सरकारी पद चाहे केंद्र का हो राज्य का हो धारण करने का अधिकार नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।